अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरे चैनल पे खुश आमदीद। दोस्तों, आज जो कहानी मैं लेकर आई हूँ उस कहानी के सुनने के बाद आपको इस चीज़ का एहसास होगा कि हमारे बुज़ुर्ग, हमारे बड़े बूढ़े जो कहते हैं कि दौलत इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन है। पैसा जिस रिश्ते के बीच में आ जाए वो रिश्ता रिश्ता नहीं रहता। रिश्तों के देखने के ज़ाविये बदल जाते हैं, लोग बदल जाते हैं। माँ बच्चों की नहीं रहती, बच्चे माँ के नहीं रहते, शौहर बीवी का नहीं रहता, बीवी शौहर की नहीं रहती। यानी कि जहाँ पैसों का, प्रॉपर्टीज़ का डिस्प्यूट आ जाए वहाँ पर सबसे ज़्यादा अहमियत पैसे को और दौलत को दी जाती है, जायदाद को दी जाती है। रिश्ते बहुत पीछे रह जाते हैं और आजकल की मतलबी दुनिया में सबसे बड़ा जो रिश्ता है वो सिर्फ़ और सिर्फ पैसे का है, जिसने सारे रिश्तों को संभाल के रखा हुआ है। आप मेरी इस बात से ज़रूर एग्री करेंगे। तो आज जो मैं कहानी लेकर आई हूँ, उससे पहले मैं इस कहानी को शुरू करूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए और आप इस तरह की कहानियों से महरूम ना रह जाएं और ये कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो दोस्तों, मैं मिस्टीरियस डेथ्स जो हैं वो बॉलीवुड में, हॉलीवुड में, लॉलीवुड में, अब टॉलीवुड में, मतलब ये वो जगह हैं जहाँ पे लोग इंटरेक्ट करते हैं, लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं। तो इस तरह की मिस्टीरियस डेथ्स वहाँ पे बहुत हो चुकी हैं जिनके बारे में अभी भी सवाल खड़े होते हैं। लेकिन जब उन मिस्टीरियस डेथ में अगर एक क्लियर मर्डर के बारे में बात की जाएगी तो सबसे पहला नाम जो आपके जहन में आएगा वो होगा प्रिया राजवंश का। प्रिया राजवंश एक बहुत ही खूबसूरत और वर्सेटाइल स्टार, एक कलाकार, एक आर्टिस्ट। आपको इस तरह अगर उनका नाम याद नहीं आ रहा है तो अगर आपने फ़िल्म हीर रांझा देखी है तो आपको याद होगा, उसमें उन्होंने हीर का कैरेक्टर प्ले किया था और वो जो उनका गाना बड़ा मशहूर हुआ था, मिलो ना तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आँख चुराएं, हमें क्या हो गया है। तो ये बड़ा मशहूर गाना था। उसके बाद उनकी फ़िल्म थी हंसते ज़ख्म, वो भी बड़ी अच्छी और ज़बरदस्त किस्म की फ़िल्म थी। हकीकत उनकी फ़िल्म थी। काफ़ी सारी फ़िल्में ऐसी थी जिसमें उन्होंने लाजवाल किरदार अदा किया और छा गईं। तो आज जो मैं कहानी लेकर आई हूँ तो उसके बारे में ये है कि जब भी किसी क्लियर मर्डर का या क्लियर मिस्ट्रियस डेथ का अगर नाम आएगा तो सबसे पहले प्रिया का आपके जहन में नाम आएगा। प्रिया ने बहुत ज़्यादा फ़िल्मों में काम तो नहीं किया, मगर अपनी खूबसूरती और लाजवाब एक्टिंग की वजह से वो हमेशा चर्चा में रहीं। प्रिया का असल नाम था वीरा सुंदर सिंह। वो 31 दिसंबर 1936 को जहलम, जो कि अब पाकिस्तान पंजाब में है, पैदा हुई, जहाँ उनके जो पिता थे, उनके फादर थे, वो यूएनओ की तरफ से महकमा जंगलात में काम करते थे और फिर उनका ट्रांसफ़र झेलम से शिमला हो गया, तो वो अपनी फैमिली के साथ शिमला मूव हो गए। अच्छा, ये जो प्रिया हैं, इनका बचपन जो है वो शिमला में गुज़रा। वहाँ पे एजुकेशन उन्होंने कंप्लीट की और बड़े अच्छे से उन्होंने एजुकेशन कंप्लीट की। प्रिया के दो भाइयों में से एक कमलजीत हैं, इनके जो भाई हैं, उन्होंने भी कई फिल्मों में अदाकारी की, वो भी नामी गिरामी एक्टर थे। और फिल्म शगुन में वो एक गाना था जो काफ़ी मशहूर हुआ था, अगर नहीं सुना है तो आप ज़रूर यूट्यूब पे सर्च करके सुन लीजिएगा, पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है। बहुत अच्छी लिरिक्स थी, उसकी कंपोजिशन भी बहुत अच्छी थी। तो कमलजीत उस फिल्म में वहीदा रहमान के साथ हीरो आए थे और बाद में उनकी जोड़ी को भी बड़ा पसंद किया गया और एक साथ काम करते हुए वो दोनों एक दूसरे के करीब आए और फिर आखिरकार उन दोनों ने शादी कर ली। तो रिश्ते से वहीदा रहमान जो थी वो प्रिया राजवंश की भाभी थी, तो इन दोनों के बीच में ननंद भाभी का रिश्ता था। अच्छा, शिमला में प्रिया का बचपन गुजरा। उसने शुरू से एक्टिंग और इस तरह की एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेने का शौक़ था और इस तरह के किसी शो में। अब अच्छा, यहाँ पर दो कहानियाँ, मतलब मैं पहली कहानी सुना रही हूँ, अभी आप वो सुन लें, लेकिन उन दोनों कहानियों का जो मकसद आ रहा है ना, जो मेन पॉइंट आ रहा है वो एक ही है।
तो जो दो कहानियाँ, उनमें से पहली कहानी है कि वो शिमला में इसी तरह का उनका शौक़ था, तो कहीं परफॉर्मेंस दे रही थी। तो उमा आनंद जो है देवानंद के बड़े भाई चेतन आनंद की वाइफ थी। तो वो वहाँ पर गई थी और उन्होंने वहाँ पे प्रिया की परफॉर्मेंस देखी। वो प्रिया की खूबसूरती को देखकर बहुत हैरान हुई, उनकी एक्टिंग उन्हें बहुत पसंद आई, उनका कॉन्फिडेंस लेवल उन्हें बहुत पसंद आया। तो उन्होंने प्रिया को देखा, क्योंकि वो उमा आनंद जो है वो ख़ुद भी एक आर्टिस्ट ही हैं और काफ़ी फ़िल्मों में काम कर चुकी हैं और जर्नलिज़म वगैरह में भी उनका है कुछ एनीवेज़। तो वो प्रिया से बड़ी मुतासिर हुई और फिर प्रिया को उन्होंने अपने शौहर चेतन आनंद का विज़िटिंग कार्ड दिया कि आप मुंबई आएँ और मेरे जो हस्बैंड हैं वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं और वो नए चेहरों की तलाश में रहते हैं, तो आपको ज़रूर चांस मिलेगा। खैर प्रिया ने वो विज़िटिंग कार्ड रख लिया और उस वक्त तो उसकी मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि वो मुंबई नहीं गई, क्योंकि उसी दौरान प्रिया के जो फादर थे उनका ट्रांसफ़र इंग्लैंड हो गया। वो इंग्लैंड चले गए, तो वो साथ में अपने पूरे परिवार को, अपनी पूरी फैमिली को भी साथ ले गए। तो वहाँ जाकर बाकी की जो इसकी एजुकेशन थी, मतलब ग्रेजुएशन तो शायद वो यहाँ से कर चुकी थी, बाकी की एजुकेशन उन्होंने पढ़ी। तो उनका जो शौक़ था, उसके शौक़ को देखते हुए उन्होंने रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट, ठीक है, जिसे आई थिंक राडा भी कहते हैं, तो वहाँ पे एडमिशन लिया और वहाँ पर उन्होंने एक्टिंग का कोर्स किया। और ये जो हैं पहली एशियन लेडी का जिन्होंने राडा से कोर्स किया, इनके पास है टाइटल, ये पहली एशियन लेडी थी जिन्होंने राडा से कोर्स किया। तो वहाँ पर भी इंग्लैंड में रहते हुए भी प्रिया अपने शौक़ के हाथों मजबूर होकर स्टेज वगैरह और परफॉर्मेंस करती रहीं, थिएटर करती रहीं। तो वहाँ पे एक इंडियन बेस्ड प्रोड्यूसर थे रणवीर सिंह, उन्होंने प्रिया को देखा और उन्होंने एक वो मूवी बना रहे थे इंग्लिश, तो वहाँ उन्होंने प्रिया को अपनी एक मूवी द लॉन्ग डुएल, आई थिंक द लॉन्ग डुएल में कास्ट कर लिया, मगर किसी वजह से ये फ़िल्म कंप्लीट ना हो सकी, बन नहीं सकी। खैर चेतन आनंद उन दिनों कोई फ़िल्म बना रहे थे, वो किसी नए चेहरे की तलाश में थे। अब एक कहानी ये आती है, ठीक है। मैंने पहले क्या बताया था कि उमा आनंद ने प्रिया को देखा और उन्होंने विज़िटिंग कार्ड दिया कि आप मेरे हस्बैंड से मिले, बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, मगर वो नहीं मिल सकी। अब यहाँ पर ये आती है कि जब वो इंग्लैंड में रह रही थी तो उन्होंने वहाँ से अपनी कुछ फ़ोटोज़ वगैरह जो थी पोर्टफोलियो बना के वो चेतन आनंद को भेजा था। और चेतन आनंद को उस दौरान वो फ़िल्म हीर रांझा बना रहे थे और हीर रांझा के लिए वो एक नया चेहरा देख रहे थे। तो उन्होंने जब प्रिया की तस्वीरें देखी तो देखते ही उनके मुंह से निकला कि भाई मुझे तो मेरी हीर मिल गई। तो फिर उन्होंने प्रिया को कांटेक्ट किया, प्रिया से कहा कि आप इंडिया आए, आप मुंबई आए। तो मैंने आपको फ़िल्मों की उन्होंने ऑफ़र कर दी, तो प्रिया इंडिया आ गई। मगर चेतन आनंद ने प्रिया को अपनी फ़िल्म हकीकत के लिए साइन कर लिया, क्योंकि हीर रांझा जो थी वो कुछ मुश्किलात का शिकार हो गई थी, तो वो रोक दी गई थी। तो हीर रांझा की शूटिंग के बजाय फ़िल्म हकीकत में उसको साइन कर लिया गया था और इस तरह उसकी पहली फ़िल्म का नाम हकीकत था। अच्छा, फिर जो प्रिया का नाम था ना, तो वो भी चेतन आनंद ने चेंज करवा के प्रिया राजवंश रखवाया था फ़िल्मी नाम। तो उनका जो नाम था ना, वो क्या नाम था उनका, वीरा सुंदर सिंह, वो चेंज करके प्रिया राजवंश ये जो नाम है ये भी चेतन आनंद ने उन्हें दिया था। तो फ़िल्म हकीकत जो थी वो रिलीज़ हुई और वो सुपर हिट हो गई और बड़ी मशहूर हो गई, हिट हो गई। इसी दौरान चेतन आनंद की अपनी बीवी उमा आनंद से इख्तिलाफ़ात चल रहे थे, लड़ाई झगड़े चल रहे थे और इसी तरह इस बीच उनकी अलहदगी हो गई। अच्छा, उमा आनंद से मतलब चेतन के दो बेटे थे, केतन आनंद और विवेक आनंद, और इस तरह वो अपने दो बेटे लेके चेतन आनंद से अलग हो गई, उनकी पहली बीवी। तो ये बात क्लियर हो गई कि वो उनकी बीवी उस वक्त उनके साथ नहीं थी जब ये सारा कुछ चल रहा था। तब प्रिया और चेतन आनंद एक दूसरे के करीब आ गए। चेतन आनंद क्योंकि मतलब शादीशुदा थे और उस वक्त कानून के तहत वो दूसरी शादी नहीं कर सकते थे,
तो और उन्होंने तलाक भी नहीं दी थी उमा आनंद को। तो उन्होंने शादी तो नहीं की, लेकिन 20-25 साल प्रिया और चेतन आनंद एक साथ रहे। तो अच्छा, प्रिया और चेतन आनंद की उम्रों में तकरीबन 20 साल का फ़र्क था। अब सोचें 20 साल का फ़र्क, तो मैं तो हैरान हूँ कि कितनी शदीद मोहब्बत की गई थी ये, कि उसने उम्रों का डिफरेंस जो था, एज डिफरेंस, वो भी उनके बीच में नहीं आया। खैर, मगर चेतन और जो प्रिया थे, मतलब इतनी मोहब्बत थी इन दोनों में कि शादी तो नहीं कर सके, मगर 20-25 साल तक मरते दम तक एक दूसरे के साथ रहे। फिर 1970 में हीर रांझा फिल्म आई और ब्लॉकबस्टर हिट हो गई, और रातों रात ये हकीकत से भी काफ़ी मशहूर हो गई थी, मगर इनको टॉप मोस्ट हीरोइन बन गई ये प्रिया। इसके बाद बड़े बड़े नामवर डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स ने इनको अप्रोच किया, उन्हें काम की ऑफ़र की, मगर चेतन आनंद ने के कहने पर प्रिया ने किसी और प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ काम नहीं किया। उन्होंने जितनी भी फ़िल्में की हैं वो सिर्फ चेतन आनंद की फ़िल्में की हैं, उसके अलावा उन्होंने कभी किसी के साथ काम करने की हामी नहीं भरी, जबकि उनको बहुत अच्छी रकम भी ऑफ़र की गई थी और वहाँ पर जाती तो उनका और कैरियर अरूज पे जा सकता था, मगर उन्होंने सबको मना कर दिया। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितनी शदीद मोहब्बत करती थी चेतन आनंद से। खैर, अच्छा, चेतन आनंद की फ़िल्मों में उन्होंने काम किया था और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, और बहुत जितना भी समय मिलता था, जितना भी वक्त मिलता था, इन लोगों को काम काज से एक दूसरे के साथ ही होते थे। और चेतन आनंद ने एक घर लिया हुआ था, एक बंगला जुहू में, ठीक है, और प्रिया वो ज़्यादातर वक्त वहीं गुजारते थे। 6 जुलाई 1997 को चेतन आनंद का 76 ईयर्स की उम्र में देहांत हो जाता है, दुनिया छोड़ जाते हैं। चेतन की मौत के बाद प्रिया डिप्रेशन में चली जाती हैं, बहुत उदास रहती हैं, क्योंकि उनका सर्कल इतना ज़्यादा बड़ा नहीं था। चेतन के साथ वो सारा वक्त गुजारती थी, बिज़ी रहती थी, तो वो इतनी ज़्यादा सोशलाइज नहीं थी, इतना सोशल होना उनको पसंद नहीं था। उनके बहुत लिमिटेड फ्रेंड्स थे जिनके साथ वो वक्त गुजारती थी, और ज़्यादातर वक्त तो वैसे ही चेतन आनंद के साथ गुजारती थी। खैर, चेतन आनंद के इंतकाल के बाद ये डिप्रेशन में चली जाती हैं। अच्छा, प्रिया कहीं पर भी रहे, मगर ज़्यादातर शाम का वक्त जो था वो उसी बंगले में गुजारती थी। पूरा दिन कहीं पे भी गुजारते हैं, लेकिन वो लौट के उसी बंगले पर आती थी। उनके पास एक अपना पर्सनल और भी घर था, लेकिन वो वहाँ नहीं जाती थी, वो उसी बंगले पर आती थी जोहो पे जो था, जो चेतन आनंद ने इनको लेकर दिया था, जहाँ ये दोनों साथ रहते थे। अच्छा, डिप्रेशन के साथ साथ उन्हें एक अजीब सा खौफ था कि उन्हें मार दिया जाएगा। न जाने किस तरह उनके दिमाग में ये खौफ घर कर गया था, और इनको अपनी जान जाने का भी खौफ था, कि जिसका ज़िक्र इन्होंने अपने कुछ दोस्तों के जो लेटर्स थे जो लिखती थी वो उसमें भी था, और एक डायरी लिखती थी। उनके मरने के बाद वो डायरी भी पढ़ी गई, तो उसमें भी काफ़ी जगहों पे इस चीज़ का लिखा था कि मुझे खौफ है, मुझे डर है कि शायद मुझे मार दिया जाए। तो उनको अपनी जान जाने का भी खौफ था। तो 27 मार्च 2000 की शाम आई। अच्छा, एक ये जो प्रिया का जो बंगला था जुहू में, उसके सामने एक महाराजा रहते थे, महाराजा बाघ नगर का बंगला था, और उन सब से प्रिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। ख़ास तौर से जो उनकी बहू थी स्मिता, उनसे उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती थी। वो बड़ा अच्छा वक्त गुजारते थे, अक्सर शाम की चाय साथ पीते थे, गपशप करते थे, शेर व शायरी होती थी, पॉलिटिक्स पे बात होती थी, गर्ज़ बड़ी हेल्दी डिबेट्स हुआ करती थी, बड़ी गपशप लगा करती थी। तो प्रिया को उनके घर जाने में मज़ा आता था, और प्रिया अक्सर उनको इन्फॉर्म करके जाती थी कि मैं आज आपके घर आ रही हूँ, हम सब शाम का वक्त साथ गुजारेंगे। तो 27 मार्च 2000 की शाम को भी प्रिया ने उनके घर जाना था। वो लोग इंतज़ार कर रहे थे शाम की चाय पर, मगर काफ़ी देर हो गई जब प्रिया नहीं आई, क्योंकि प्रिया जो थी वो टाइम की काफ़ी पाबंद थी। तो जब पंक्चुअल थी, तो जब टाइम काफ़ी हो गया, तो जो थी महारानी समिता ने अपने वॉचमैन को या नौकर को भेजा
ऑपोजिट तो एक दूसरे के घर बने हुए थे कि जाओ जाके देख कर आओ उन्हें कि उनके घर कोई गेस्ट तो नहीं आ गया, कुछ भी उन्हें मतलब देख कर आओ। तो बंगले पर जब वो गया तो जो प्रिया की मेड थी उसका नाम था माला, वो प्रिया के साथ ही रहती थी वहाँ पे बंगले में। तो उसने इनसे कहा कि वो बस अभी तैयार होके आपके घर में आने वाली हैं 5-10 मिनट में। तो नौकर वापस आ जाता है, नौकर आके महारानी को बता देता है कि बस वो तैयार होकर आ रही हैं थोड़ी देर में। फिर वो लोग इंतज़ार कर लेते हैं, लेकिन काफ़ी समय काफ़ी वक्त फिर गुजर जाता है। तो फिर महारानी भेजती है कि जाओ जाकर देखो क्यों नहीं आई अब तक प्रिया। तो जब वो दोबारा जाता है तो मेड जो है वो बताती है कि पता नहीं क्या हो गया, अचानक से प्रिया मैडम बेहोश हो गई हैं। तो नौकर वापस आता है और आके महारानी को बताता है। तो महारानी घबरा के महारानी समीता, उनके पति मतलब उनके हस्बैंड और उनकी सास प्रिया के बंगले पहुंचते हैं। देखा तो प्रिया बेहोश पड़ी थी। अच्छा, महारानी ने जल्दी से उसके हाथ और पाँव को सहलाया, जैसे रब करते हैं कि शायद होश आए। इस तरह से करके उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की, लेकिन उनको छूने के बाद एहसास हो गया कि प्रिया जो है वो ज़िंदा नहीं है, ये दुनिया छोड़ चुकी है। ठीक है, तो वो हाथ पर बेचारी सहलाती हैं, कोशिश करती हैं फ़र्स्ट एड देने की। उनको क्या पता था कि प्रिया तो ये दुनिया छोड़ चुकी थी। मतलब चेतन आनंद की मौत के ठीक 2 साल 8 महीने और 21 दिन के बाद प्रिया भी ये दुनिया छोड़ गई। प्रिया की ख़बर सुनकर सबसे पहले चेतन आनंद के छोटे भाई विजय आनंद, जो कि ख़ुद भी एक एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हैं, सबसे पहले वो पहुंचते हैं और फिर चेतन आनंद पहुंचते हैं, जो कि किसी पार्टी में थे। उनको ख़बर पहुंचती तो वो भी पहुंचते हैं, तो वहाँ पर वो भी आ जाते हैं। तो पुलिस भी आती है। प्रिया की मेड जो अपने बच्चों के साथ इसी बंगले में रहती थी, उसने अपने बयान में बताया कि प्रिया मैडम ने मुझे दूध लेने के लिए बाहर भेजा था, तो मैं तो घर पर नहीं थी, मैं दूध लेने गई थी। अब आप ये देखें, पहले वो क्या बयान दे रही है कि वो बेहोश तैयार होकर आ रही है, फिर वो बयान दे रही है कि वो बेहोश हो गई। उसको उम्मीद नहीं थी कि वो जो महाराजा के घर वाले हैं वो दोबारा नौकर को भेजेंगे, तब वो घबरा रही है। अब गौर करें, उसके बयान में फ्लक्चुएशन आ रही है, वो कुछ कह रही है, कभी कुछ कह रही है। तो फिर उसने ये कहा, बयान दिया, जब पुलिस ने उससे बयान लिया तो उसने ये कहा कि मैं घर पर नहीं थी, मुझे प्रिया मैडम ने दूध लेने के लिए भेज दिया था। अच्छा, तो जब मैं वापस आई तो प्रिया मैम को मैंने मुर्दा हालत में पाया। अच्छा, प्रिया की गर्दन पर और सर पर चोट के निशान थे, गर्दन पर भी नज़र आ रहे थे और सर पे भी लग रहा था। खून नहीं निकला था, खून नहीं था, लेकिन ब्रूजेस होंगे, कुछ चोट के निशान थे, कोई नील पड़ गया होगा, कोई ऐसा ब्रूज होगा जो नज़र आ रहा होगा। गर्दन पे भी इस तरह के निशान थे। तो लेकिन पुलिस ने जायज़ा लेकर उस वक्त जो भी कुछ उन्होंने जायज़ा लिया, उन्होंने जायज़ा लेने के बाद ये कह दिया कि ये तो एक्सीडेंटल डेथ लग रही है, कि शायद ये बाथरूम में नहाते हुए स्लिप हो गई हैं, गिरी हैं, तो इनके सर पे चोट लगी है। और ये जो गर्दन पे निशान है, शायद ये ज्वेलरी जो उन्होंने, क्योंकि उस वक्त उन्होंने ज्वेलरी पहनी हुई थी, तो उन्होंने कहा ये शायद ज्वेलरी के निशान हैं जो आ गए हैं, तो एक्सीडेंटल डेथ है। फ़िलहाल उन्होंने जो भी फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन की थी तो उन्होंने वो कर ली। ठीक है, क्योंकि उन्होंने ढूंढा तो घर से कोई कीमती चीज़ गायब नहीं हुई थी, तो कोई रॉबरी डकैती भी नहीं लग रही थी कि कहते कि कोई चीज़ चोरी हुई है। तो जो आए थे चोर वो मार के चले गए, तो उन्होंने इसे एक्सीडेंटल डेथ कहा। और अब ये खबर फैल गई, तरह तरह की खबरें आना शुरू हो गई। कोई कहता सुसाइड कर लिया है क्योंकि डिप्रेशन में रहती थी बहुत, कहीं से आई हार्ट अटैक हुआ है। ठीक है, फिर खबर आई कि उन्होंने बहुत ज़्यादा नशा किया हुआ था, अल्कोहल इंटेक किया हुआ था, उन्होंने कंज्यूम किया हुआ था, तो इस वजह से वो बैलेंस ख़राब हुआ और वो बाथरूम में गिर गई, नशे में चक्कर आया, बाथरूम में गिर गई और उससे सर पे चोट लगने से उनकी मौत हो गई। आपको याद है कि जब श्रीदेवी की डेथ हुई थी, श्रीदेवी जब ये दुनिया छोड़ कर गई थी, तब भी इसी तरह की कहानियाँ निकली थी। उनकी मौत के बाद भी ऐसी ही खबरें बाहर आई थीं। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक छोटा सा क्लू भी मिलता है अगर आप थोड़ा सा गौर करें दोनों की कहानियों पे। तो खैर, फिर आई प्रिया के पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिसमें इंकशाफ हुआ कि ये कोई हादसा नहीं था बल्कि एक कत्ल था।
और सर पर लगी चोट गिरने की वजह से नहीं हुई, बल्कि किसी भारी चीज़ से सर पे मारा गया है। और जो गर्दन पर निशान है वो ज्वेलरी के निशान नहीं है, बल्कि गला दबाने के हैं, मतलब लिगेचर मार्क जिसे कहते हैं, वो लिगेचर मार्क था। तो वो गला दबाने के थे और दम घुटने की वजह से प्रिया की मौत हो गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद सबसे पहले जो प्रिया की मेड थी माला, उससे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है, शुरू की गई। तो आपको पता है पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन करने का तरीका है, जो उसके सवालात करने का तरीका है, वो गलवाने का तरीका है, वो तो कितना निराला होता है। तो माला जो थी वो ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकी और उन्होंने घबरा के डर के सब कुछ सच सच उगल दिया और प्रिया के कत्ल का एतराफ़ जुर्म कर दिया। उसने ये जुर्म, प्रिया के घर में एक और नौकर भी था जिसका नाम था अशोकन स्वामी, उसके साथ मिलकर किया था। प्रिया ने काफ़ी बचने की कोशिश भी की थी, मगर माला ने अपने दुपट्टे से उसके प्रिया के गले को घोंट दिया और ये भी एतराफ़ किया उसने कि उसने ये कत्ल केतन आनंद और विवेक आनंद के कहने पर किया है और उन्होंने उसे काफ़ी बड़ी रकम की लालच भी दी थी। और उसने ये भी एतराफ़ किया माला ने कि विवेक आनंद से उसके संबंध भी थे, बहुत क्लोज ताल्लुकात भी थे। माला के एतराफ़ जुर्म और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद 14 अप्रैल 2000 को दोनों मुलाजमीन और दोनों भाइयों केतन और विवेक आनंद को बाकायदा तौर पे अरेस्ट कर लिया जाता है। प्रिया के बड़े भाई जो थे, जो लंदन में थे, वो प्रिया की मौत की खबर सुन के फ़ौरन लंदन से आ गए और 4 अप्रैल को कूपर हॉस्पिटल से प्रिया की डेड बॉडी ली, मतलब उन्होंने क्लेम किया, वो फैमिली मेम्बर थे और उनको वो बॉडी दे दी गई और उसी शाम प्रिया का अंतिम संस्कार कर दिया गया। उसकी बॉडी को आग के शोलों के हवाले कर दिया गया। अब इस जो कहानी मैंने आपको सुनाई है, इस कहानी में से भी बहुत सारी कहानियों ने जन्म दिया, बहुत सारी कहानियाँ निकली। जैसे कि चेतन आनंद की मौत के बाद जब विल पढ़ी गई थी, जो चेतन आनंद की मौत के बाद उनकी विल पढ़ी गई, जो उनकी वसीयत थी, उसके मुताबिक उन्होंने अपनी आधी से ज़्यादा जायदाद का मालिक प्रिया को बना दिया गया था, जो बात इनके बेटों से, चेतन आनंद और विवेक आनंद से हज़म नहीं हुई और उनके दिल में बहुत नफ़रत का गुबार भर गया, नफ़रत का तूफ़ान भर गया और वो उस नफ़रत की आग में जलने लगे। और अच्छा, ये जो एक और कहानी आई थी इस तरह से कि जो माला और जो अशोकन थे, अशोकन स्वामी, उनके आपसी संबंध थे और इस बात का इल्म जो था वो उनको था, नाम लें उनका अपना, दोनों भाइयों को, ठीक है। तो दोनों भाइयों को इस बात का इल्म था, तो उन्होंने, क्योंकि उन्होंने कहा, उन्होंने यूज़ किया, उनको सुपारी दी, उनको पता था कि इन दोनों का सीक्रेट हमारे पास है, तो ये दोनों ज़बान नहीं खोलेंगे, तो उनको लालच दी गई और उनको इस काम के ऊपर उकसाया गया, क्योंकि अगर वो ये काम करते तो सबसे पहले शक इन्हीं पर जाता। तो इन्होंने इस तरह करवाया गया कि इस तरह करना कि एक्सीडेंटल डेथ लगे। तो जब इन्होंने गला दबा के मारा तो ये दोनों माला और अशोकन घर से बाहर चले गए, लेकिन थोड़ी देर में माला वापस आई किसी काम से, तो उसने देखा कि प्रिया हिल रही थी, मतलब प्रिया पूरी तरह से मरी नहीं थी, जिंदा थी। तो वो घबरा गई, तो उसने क्या किया कि कपड़े धोने का जो होता है ना, एक डंडा सा, पट्टा क्या कहते हैं उसे, हाँ, वो लेके उसके सर पे, अब देखें ना, जुर्म जब आप करोगे तो अपनी कहानी, इसी कहते हैं ना, मज़लूम को मारना, मज़लूम को मारेंगे तो आप खुद फंसेंगे। बिल्कुल यही सीन प्रिया के साथ हुआ। प्रिया अपनी ज़िंदगी बग़ैर किसी को डिस्टर्ब किए आराम से गुजार रही थी, मगर दौलत की लालच ने उसके दोनों, चेतन आनंद के दोनों बेटों को शैतान बना दिया और उन्होंने उन दोनों मुलाजमीन को, जो उसके नौकर थे, उनको हायर किया, उनको सुपारी दी, उनको ब्लैकमेल किया कि हमारा ये काम कर दो। और लेकिन ये था कि बेगुनाह का खून खुद गवाही देता है कि उसके साथ जुल्म हुआ है। तो उसने डंडा खींच के जब उसके सर पे मारा तो एक सबूत तो उसने वहीं पे छोड़ दिया था। जब पोस्टमार्टम हुआ तो पता चल गया गिरने के नहीं बल्कि प्रेशर से मारने के निशान हैं। तो अब ये जो था ये सारे मामलात इस तरह से आ गए। मतलब ओवरऑल जितनी भी कहानियाँ बाहर आई हैं, हम तरह तरह की अफवाहें, तरह तरह की कहानियाँ थी, उन सब का जो कहते हैं
जो मरकज़ था, जो मेन पॉइंट था, वो दौलत थी और दौलत की लालच थी केतन आनंद और विवेकानंद को, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर सके कि उनका बाप, जिससे उसने शादी भी नहीं की थी, उस औरत को अपनी आधी जायदाद देकर जाए। अब आप एक और सुने कि क्रिमिनल प्रोग्राम आता है टीवी के ऊपर, एक शो आता है अशोकन। इन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था, 2002 तक केस चलता रहा। इन चारों को लाइफ सेंटेंस सुना दी जाती है और 2011 को बेल पर रिहा कर दिया जाता है। ज़मानत पर रिहा होने के बाद इस कहानी में एक ट्विस्ट आया। ट्विस्ट ये था कि एक क्राइम शो आता है टीवी पर, उसमें अशोकन ने कहा कि मुझे लाइव आपके कैमरे पे आके कुछ बयान देना है। तो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी कि इतनी बड़ी सुपरस्टार का मर्डर हुआ है और मर्डर के जो अक्यूज़ड हैं, जो वो हैं, वो दोनों इतने बड़े सुपरस्टार देवानंद और चितन आनंद और विजय आनंद के घर के फैमिली है, आनंद फैमिली के लोग हैं। तो ये तो बहुत हाई प्रोफाइल केस था। तो अशोकन कैमरे के सामने आता है और आके इकरार करता है कि हाँ, मैंने ही प्रिया राजवंश का मर्डर किया है, कत्ल किया है, अपने हाथों से किया है। तो ये बड़ी अजीब सी बात होती है कि एक लाइव कैमरे के सामने आकर कातिल इकरार कर रहा है कि मैंने खुद मारा है। तो बड़ी अजीब सी बात थी। उसका जो रीज़न बताता है वो ये बताता है कि इन दोनों भाइयों ने मुझसे वादा किया था एक मोटी रकम का और कहा था कि अगर पकड़े भी गए तो हम तुम्हें बहुत जल्द छुड़वा लेंगे, तुम पे केस नहीं आने देंगे, सारा ख़र्चा हम लोग बर्दाश्त करेंगे कोर्ट का। मगर इन दोनों ने ऐसा नहीं किया, वो दोनों मुकर गए। जो सुपारी की रकम दी गई थी वो तो भूल ही जाएं, वो तो मिली ही नहीं। बाकी का भी जो इनके ऊपर जो जेल में था जो ख़र्चा, वो भी ये दोनों भाई नहीं दे रहे थे। तो ये दोनों बिल्कुल बदल गए थे। ये समझे कि इन दोनों को ठिकाने लगाएंगे हम, शायद दोनों भाई क्लियर निकल जाएंगे। पावर, प्रेशर, दोनों चीज़ें थी इनके पास, पैसा। तो इन दोनों गरीब, इसने आके लाइव कैमरे के सामने इकरार किया था कि मैंने मर्डर किया है, मगर केतन आनंद और विवेकानंद के कहने के ऊपर प्रिया राजवंश का मैंने कत्ल किया है। और ये दोनों भाई अपनी ज़बान से बदल गए हैं और इन्होंने हमें 1 रुपया पैसा नहीं दिया। ठीक है, तो भाई अब ये है कि 2011 से चारों ज़माने, तो कहानी वहीं आकर खड़ी है जहाँ से वो शुरू हुई थी 2000 में। उन चारों को बेल मिली हुई है, ज़मानत पर रिहा हैं, केस चल रहा है। अब देखिए क्या होता है। मगर कहते हैं ना कि बेगुनाह का खून रायगा नहीं जाता। यहाँ उनके कर्मों की सज़ा जो है उनको यहाँ नहीं मिली तो वहाँ तो ज़रूर मिलेगी, और हो सकता है किसी और सूरत में उनको मिल भी रही हो। जिसका ये भी एक नतीजा था कि उनमें से एक क्रिमिनल ने, जिसने क्राइम किया था, उसने आके ऑन कैमरा लाइव आके अपने जुर्म का एतराफ़ किया था। तो जुर्म की सज़ा तो मिलती है कहीं ना कहीं, किसी न किसी तौर पे। तो ये थी प्रिया राजवंश की कहानी। मैं अपनी वीडियो के आखिर में उसकी कुछ क्लिप्स भी ऐड करूँगी, आप देख लीजिएगा। आपको बहुत सारे लोगों को हो सकता है प्रिया याद ना हो, तो उसकी मैं 1-2 क्लिप्स एंड में ऐड करने वाली हूँ, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। जाते जाते मैं आपसे फिर ये कहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसी तरह की मिस्टीरियस कहानियाँ सुनने के लिए और भी मज़े की दूसरी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, क्योंकि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोगों की सपोर्ट ही मेरी स्ट्रेंथ है। और अगर आप लोगों के पास अपनी कोई कहानियाँ हैं, इस तरह की कोई कहानियाँ आप चाहते हैं कि मैं अपने चैनल के ऊपर स्टोरी बना के, कहानी बना के सुनाऊं, तो मुझे ज़रूर ईमेल कीजिएगा। मेरा ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलें फिर, इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी वीडियो के अंदर, फिर मिलते हैं, चलें।